Hello friends, this is Rajesh sir and I welcome you to my YouTube channel Kabil Academy. As you know कि जेन्युइन टेंस सीरीज की मेरी एक पूरी लंबी सीरीज चल रही है, जिस सीरीज में मैंने प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस और पास्ट टेंस के चारों टेंस को मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है। इसके बाद आज जो टेंस हम शुरू करने जा रहे हैं ये टेंस का अंतिम पार्ट है, जिसकी शुरुआत हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जगहों पे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को नेग्लेक्ट किया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इसे नेग्लेक्ट किया जाता है। इसके बारे में वो नहीं पढ़ाया जाता जो सही में ये डिजर्व करता है, और इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कई सारे क्वेश्चंस में हम लोग को बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है और हम उसे सॉल्व नहीं कर पाते। तो आज इन सारे शॉर्टफॉल्स को, सारी कमियों को हम दूर करेंगे। मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, बहुत सारे रूल्स हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। सो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फ्यूचर टेंस का पहला पार्ट है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है? जनरली लोग ये कहते हैं कि इन द कमिंग टाइम व्हाट एवर यू आर गोइंग टू डू, आप जो कुछ करने वाले हैं आने वाले समय में, जो अभी तक आया नहीं है, ना ही प्रेजेंट या ना ही पास्ट, यानी फ्यूचर में आप जो भी करने वाले हैं उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। लेकिन सिर्फ इतना कह देना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस खत्म नहीं हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस टेंस को बहुत ही यूनिक और बाकी टेंस से डिफरेंट करती है। तो पढ़ते हैं इनके बारे में क्या है। सबसे पहले इनका जो बेसिक कंस्ट्रक्शन स्टाइल है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, हम वो देखते हैं। तो हमने, आपको पता है, अगर हमने पूरे टेंस की सीरीज देखी होगी प्रेजेंट एंड पास्ट की, तो आपको पता होगा हम लोग कंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं, जहां हम ये सीखते हैं कि आखिर टेंस को जब हम इंग्लिश में लिखते हैं, व्हेनेवर यू वांट टू कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस इन इंग्लिश, और व्हेनेवर यू वांट टू ट्रांसलेट अ हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश, हिंदी को इंग्लिश करे या इंग्लिश में ही सेंटेंस को लिखे, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, आपका कंस्ट्रक्शन स्टाइल क्या होगा, बेसिक। ठीक है, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, दैट इज पॉजिटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, सब्जेक्ट एक चाहिए, क्योंकि डूअर ऑफ द एक्शन, काम को करने वाला कौन होता है, सेंटेंस को स्टार्ट करने वाला कौन होता है, सब्जेक्ट ऑफ कोर्स। तो सेंटेंस शुरू होता है सब्जेक्ट से। इसके बाद हम सब्जेक्ट के हिसाब से शैल और विल का इस्तेमाल करेंगे। किस सब्जेक्ट के साथ शैल या विल लगेगा, हम ये आगे पढ़ेंगे, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। प्लस यहाँ पे जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, शैल और विल के साथ मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म की इस्तेमाल की जाती है। प्लस यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, जो कि हमारा वर्ब के हिसाब से आएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ क्या डिफरेंस है, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल। अब देख रहे हैं सेम है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन शैल और विल और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बीच हमें नॉट लगाना है। अगर नेगेटिव सेंटेंस है और हमें नेगेटिव वर्ड की जरूरत है, तो हम शैल नॉट या विल नॉट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी क्वेश्चन बनाते हैं। मैंने हर टेंस में कहा है कि हर एक टेंस के पास, ईच एंड एवरी टेंस हैज देयर ओन यूनिक ऑक्सिलरी वर्ब बाय व्हिच वी कैन फ्रेम अ क्वेश्चन। हर एक टेंस के पास अपना एक ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब होता है, जो मेन वर्ब को हेल्प करता है, और हम सवाल उन्हीं से शुरू करते हैं, सवाल बनते ही उन्हीं से हैं। तो इस टेंस में क्या है, शैल और विल। तो हम क्या करेंगे, हमारे सिंपल सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट प्लस शैल और विल लिखा था, इंटरोगेटिव में शैल और विल पहले आ जाएगा और उसके बाद हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अगर नेगेटिव है तो नॉट का इस्तेमाल कीजिए। इस नॉट का इस्तेमाल सेंटेंस के शुरुआत में जब आप क्वेश्चन को फॉर्म करते हैं तो शैल के साथ या विल के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, या आप सब्जेक्ट के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन सेंटेंस है। तो बाकी सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव में यही फर्क है कि इनकी शुरुआत सब्जेक्ट उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब से होती है, लेकिन जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है। सबसे पहले शैल और विल का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये जो कंस्ट्रक्शन है ये आपको बिल्कुल भी क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़े, इस कंस्ट्रक्शन को लेके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं एक ट्रांसलेशन की भी वीडियो लेके आने वाला हूं, ट्रांसलेशन मेड इजी के नाम से, जहां हम टेंस पे बेस हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में करने की कोशिश करेंगे, इंग्लिश में तब्दील करेंगे। पूरे टेंस को वीडियो देखने के बाद आपको करने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जो कमेंट करते हैं कि सर ट्रांसलेशन भी कीजिए, तो मैं वो भी लेके आऊंगा। एक बार टेंस खत्म हो जाने दीजिए, मेरी सीरीज में वो भी शामिल है।
तो सबसे पहले हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज टेंस का, और वो है टेंस की एप्लीकेशन यानी कि टेंस की यूजेस। सबसे पहला है दिस टेंस इज जनरली यूज्ड फॉर एन एक्टिविटी लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर टाइम। बहुत ही बेसिक सा फीचर है, हर एक टेंस का अपना एक फीचर होता है कि वो टेंस आखिर यूज कहां पे होता है। तो आप आने वाले समय में यानी कि फ्यूचर टाइम में, आने वाले समय में जो कुछ आप जनरली करने जाएंगे वैसे सेंटेंसेस को आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, तुम कल कॉलेज जाओगे, तुम कल कॉलेज जाओगे, तो यानी एक नॉर्मल एक्टिविटी है, कल जब होगा तो मैं कॉलेज जाऊंगा नॉर्मली। तो हम क्या लिखते हैं, तो कौन जा रहा है कॉलेज, तुम। तो हमारा जाने का काम जो हो रहा है वो कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है, और वो कौन है, वो है हमारा यू। जी हाँ, वो है हमारा यू। सो यू, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। इसके बाद हम क्या करते हैं, विल या शैल का इस्तेमाल करते हैं। तो यू के साथ जनरली हम विल का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है गो। ठीक है, कहां जाएंगे, टू कॉलेज। कब जाएंगे, टाइम मेंशन किया हुआ है टुमारो। सो ये एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का बहुत ही बेसिक सेंटेंस है, सिर्फ ये समझने के लिए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आखिर हम सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी मैं 2 दिन के बाद अपने पिता को एक पत्र लिखूंगा, यानी 2 दिन के बाद वो कोई काम करेगा, यानी फ्यूचर में वो कोई काम करेगा। बहुत ही बेसिक सा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो कौन लिखेगा, मैं लिखूंगा। सब्जेक्ट कौन है, आई। मैं क्या करूंगा, आई के साथ इस्तेमाल होगा विल का, क्योंकि फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं। क्या करूंगा, मेन वर्ब कौन चाहिए हमको, राइट। तो हमने मेन वर्ब का फर्स्ट हमने यूज किया। मैं क्या करूंगा, आई विल राइट व्हाट, तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या करूंगा, आई विल राइट अ लेटर, किसे, टू माई फादर, यानी मेरे पिता को। टू का इस्तेमाल करके डिनोट करते हैं आखिर आप पत्र किसको लिख रहे हो। कब लिखोगे, तो हमने आफ्टर का इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने टाइम का इस्तेमाल किया। इस तरह से हम बहुत ही बेसिक तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। सो सेंटेंस हो गया, आई विल राइट अ लेटर टू माई फादर आफ्टर 2 days। तो स्टूडेंट्स, ये है बहुत ही बेसिक सा नियम जो हर किताब में हर जगह लिखा रहता है कि फ्यूचर में जब भी कोई कुछ आप करने जा रहे हैं तो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। इसकी बहुत सारी ऐसे नियम है जो आपको बिल्कुल जानना जरूरी है, इसके बिना तो आपका काम चलेगा ही नहीं। जी हाँ, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लेवल के दृष्टिकोण से ये सारे नियम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये वाला नियम देखिए, ये स्पेशली ये वाला नियम जब मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करवाया था, अगर आप मेरी जेन्युइन टेंस की पहली वीडियो देखेंगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे काफी लंबी बनी है, जहां मैंने टाइम एंड टेंस के बीच डिफरेंस, पर्सन और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत ही एलाबोरेटली डिस्कस किया। अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो ये रूल भी आपको समझ में आ जाए, क्योंकि सेम टू सेम वही लाइन यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट किया गया है। देखिए, तो यहां बताया जा रहा है कि इफ द सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि सब क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, जो मैंने कई वीडियो में मैंने बता दिया है। सबऑर्डिनेट क्लॉज बिगिंस विद कंजंक्शंस लाइक इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सून एज लॉन्ग एज, इन केस, एटसेट्रा, showing conditions, then use present indefinite tense in this clause, that is सब clause में हमें present indefinite tense का इस्तेमाल करना है, जो इन ऐसे कैसे कंजंक्शन से शुरू होता है और कंडीशन को शो करता है। and use simple future or future indefinite tense in the main clause, और जो main clause होगा उसमें हमें future indefinite tense का इस्तेमाल करना है। मैंने main clause और सब clause दोनों को मैंने present indefinite tense और उसके बाद आने वाले tenses में काफी बढ़िया से मैंने डिटेल एलाबोरेट किया है। फिर भी जो आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूं। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, वो क्लॉज होता है सेंटेंस का वो क्लॉज, अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस व्हिच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, दैट इज अ क्लॉज। अ क्लॉज इज लाइक अ स्मॉल सेंटेंस व्हिच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड पार्टली और कंप्लीटली कन्वेज इट्स मीनिंग, और पूरी तरह से या अधूरे से अपना मीनिंग देता है। सो जो पार्टली यानी कि इनकम्प्लीटली जो अपना मीनिंग देता है, जो मीनिंग पूरी तरह कंप्लीट नहीं होता और किसी ज्वाइनिंग वर्ड या कंजंक्शन से शुरू होता है, हम उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, जो मेन क्लॉज के बिना अधूरा होता है। तो ये जो पार्ट है जो कि ज्वाइनिंग वर्ड से शुरू हुआ है, ये है सब क्लॉज, और ये जो सीधे सब्जेक्ट से शुरू हुआ है, ठीक है, इसे कहते हैं मेन क्लॉज, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये अपने मीनिंग के लिए सब क्लॉज पे डिपेंड नहीं है, लेकिन सब क्लॉज अपने मीनिंग के लिए मेन क्लॉज पे डिपेंड है। रूल कहता है इफ इट रेन्स, यानी कि ये सब क्लॉज जो है, जो कि इस तरह के ज्वाइनिंग वर्ड से शुरू होता है, ये जो सब क्लॉज है, यहां अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया गया है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और उसके साथ एस और एस हम तब लगाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पे इट है, आपको पता है इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। मेरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहली वीडियो आप जरूर देखें। तो इट हमारा थर्ड पर्सन हमारा सिंगुलर नंबर है, ठीक है, और इसके साथ हमने वर्ब में एस लगाया है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो रूल कहता है कि सब क्लॉज में अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया है तो आपको मेन क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को मेंटेन करना है, यानी कि विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करना है। आप इसे उल्टा भी समझ सकते हैं कि अगर मेन क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया गया है, यानी विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये मेन क्लॉज हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो जो सब क्लॉज होगा जो किसी ज्वाइनिंग वर्ड से शुरू होता है वहां आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ ऐसे पढ़े या उल्टा पढ़े दोनों हमें एक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम्स के लिए और ये एकदम वीआईपी, ये आपका वीआईपी रूल है जो आपको समझना बहुत जरूरी है, इसलिए इसको ध्यान दें, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो आउट, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर से एग्जांपल भी दिया हुआ है कि इफ यू गेट वेट यू विल गेट सिक। देखिए इफ से शुरू होने वाला, ये देखिए इफ से पिक्चर में एग्जांपल दिया हुआ है। तो इफ यू गेट सिक, यानी यहाँ पे देखिए यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन में वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगती है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, वर्ब भी हमारा प्लूरल है, इसमें एस लगा देंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो देखिए हमारा जो सब क्लॉज है ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो हमारा जो मेन क्लॉज है जो सीधे सब्जेक्ट से शुरू होता है यू विल गेट सिक, यहाँ देखिए विल का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पे गेट यानी गेट का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। सो यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया गया है मेन क्लॉज में। तो आपका जो सब क्लॉज है अगर वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया गया है तो मेन क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ पे इसको मैंने अच्छी तरह से एलाबोरेट कर दिया है, जो मैंने अभी आपसे कहा आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि कुछ समझने में कोई दिक्कत ना। जो मैंने कहा है मैंने वहाँ लिख दिया है। इसके अलावा और भी मैंने एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं कि इफ यू टेक मेडिसिन इन टाइम यू विल रिकवर वेरी सून। अब देखिए यहाँ भी इफ से आपका जो सेंटेंस है वो शुरू हो रहा है, आपका सेंटेंस इफ से शुरू हो रहा है, देखिए इफ है ना। तो यानी कि ये सब क्लॉज हो गया। इफ यू टेक, यू क्या है सेकंड पर्सन प्लूरल है, तो वर्ब भी आपका क्या है प्लूरल है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो जो मेन क्लॉज जो है जो कि सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है मेन क्लॉज, यू विल रिकवर वेरी सून, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, इसे किसी की जरूरत नहीं है अपने मीनिंग को पूरी करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, विल और शैल के साथ हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया। तो ये इसी को मैंने यहाँ पे एलाबोरेट किया है, जो मैंने कहा आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल दिया है मैंने, अनलेस शी वर्क्स हार्ड शी विल नॉट सक्सीड। अब देखिए यहाँ पे अनलेस एक ज्वाइनिंग वर्ड है और आपको पता है कि अनलेस एक नेगेटिव वर्ड भी होता है। अनलेस के साथ ये जो क्लॉज है, अनलेस या अनटिल के साथ, अनलेस, अनटिल, रेयरली, बेयरली, स्कैर्सली, हार्डली, ये सारे नेगेटिव वर्ड हैं। इनके साथ जो ये जो क्लॉज आप देख रहे हैं इसमें कभी भी किसी नेगेटिव वर्ड आपको नहीं लगाना है, क्योंकि ये खुद नेगेटिव होते हैं ये सारे वर्ड। तो देखिए अनलेस यहाँ एक कंजंक्शन है, ये एक सब क्लॉज है। सब क्लॉज में हमने सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, शी जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और देखिए वर्ब में हमने एस लगाया है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा सिंगुलर होगा, यानी ये सब क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो रूल के हिसाब से हमारा जो मेन क्लॉज है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। तो शी के साथ विल या शैल लगेगा और हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा, है कि नहीं। सो अनलेस शी वर्क्स हार्ड शी विल नॉट सक्सीड। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूजेस और एप्लीकेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड द क्वेश्चन दैट मे बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। यहाँ मैंने और भी एग्जांपल दिए हैं, आप देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने शुरू में ही अपने इंट्रोडक्शन में कही थी कि मोस्ट पीपल और मोस्ट ऑफ द टीचर्स नेग्लेक्ट दिस टेंस, और इससे स्टूडेंट्स को काफी डीमेरिट्स होता है, काफी हानि होती है, उन्हें ठीक से चीजें समझ में नहीं आती है इस टेंस की, इसे पूरा नहीं पढ़ाया जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, इक्वली इंपॉर्टेंट एज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखते हैं आई यानी आई विल को, यानी कि आई विल को हम शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं, आई के बाद एपोस्ट्रोफी और डबल एल, आई बोलते हैं इसको, यानी कि आई विल। इसका इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल और कहां-कहां कर सकते हैं।
When we have just decided to do something, जब हमने अभी अभी कुछ डिसाइड किया है कि मैं करूंगा, हमने अभी भी कुछ डिसाइड किया है कि मैं करूंगा या करने वाला हूं, तो वहां पे हम लोग आई विल या जो भी हो शैल और विल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए सबसे पहला जो इसका यूज देखिए, वी अनाउंस आवर डिसीजन, डिसाइडेड नाउ। अगर हमने कोई अभी अभी डिसीजन लिया है और हम उसे अनाउंस कर रहे हैं कि मैं क्या करने वाला हूं, मैं क्या करने जा रहा हूं, जो आप डिसीजन अपने ले चुके हैं आप उसको अनाउंस करते हैं, तो आप उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। जैसे ओह आई लेफ्ट द डोर ऑफ द कार ओपन, ओह मैंने कार का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। आई विल गो एंड शट इट, आई विल गो एंड आई विल शट इट, तो एंड के बाद हम एक ही बार आई विल लिखते हैं। मैं जाऊंगा और दरवाजा बंद कर दूंगा, यानी कि उसने अभी अभी ये डिसीजन लिया है कि चूंकि मैंने मैंने कार का दरवाजा मैंने खुला छोड़ दिया है, अच्छा ठीक है मैं जाऊंगा और दरवाजा बंद कर दूंगा। तो ये जो अभी अभी आपने जो डिसीजन लिया है कि दैट यू आर गोइंग टू डू समथिंग इन फ्यूचर, कि आप कुछ करने वाले हैं, जब आप ये अनाउंस करते हैं, बताते हैं कि मैं जाऊंगा दरवाजा बंद करके आऊंगा, तो ये अनाउंस करना हुआ अपने डिसीजन को हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, आप क्या खाना चाहोगे? वो कह रहा है आई विल हैव चिकन बोरिटो प्लीज, मैं चिकन बोरिटो लेना पसंद करूंगा, है कि नहीं? यानी कि वो अभी अभी डिसीजन लिया, पहले सोच के नहीं आया था, वहां पूछा गया, उसने डिसीजन लिया कि आई विल हैव चिकन बोरिटो। तो हम यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हम अपने डिसीजन को अनाउंस कर रहे हैं जो हमने अभी अभी लिया है, व्हिच वी हैव डिसाइडेड नाउ। डिड यू कॉल आदित्य, क्या तुमने आदित्य को कॉल किया है? ओह नहीं, आई फॉरगॉट, अरे नहीं मैं तो भूल गया। तो अभी आप क्या कह रहे हो कि मैं उसे अभी फोन करूंगा। तो हम लोग ऐसा होता है ना रियल लाइफ में, आप कहते हैं अरे मुझे तो फोन करना था, मैं तो भूल ही गया, अच्छा ठीक है मैं उसे ही फोन कर लूंगा, तो आप फोन करते हो, यानी कि आपने अभी अभी जो डिसीजन लिया है, डिसाइड किया है, आप उसे अनाउंस करते हो, दैट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ये वो कहीं मिलेगा नहीं, इसलिए इसकी सीरीज का नाम ही है जेन्युइन टेंस। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या और है। इसमें आप देखें, we do not use the present simple, that is I do or I go या he does or she does in these sentences। यहाँ कुछ sentences दिए गए हैं और यहाँ पे हम present indefinite tense का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कहाँ पे? I will phone him now, मैं उसे अभी फोन करूंगा। तो यहाँ present indefinite tense का इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये जो फोन करने का जो डिसीजन है ये आपने अभी अभी लिया है, और आपने जो डिसीजन लिया है आप इसे अनाउंस कर रहे हो, आप इसे बता रहे हो कि क्या आप करने जा रहे हो। तो यहाँ कभी भी ऐसे मामलों में where you have decided to do something और आप उसे अनाउंस करते हो, वहाँ कभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अलावा किसी और टेंस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, जो आप अभी भी फैसला करते हो और अनाउंस कर देते हो। आई विल फोन हिम नाउ, यहाँ पे हम आई फोन नहीं लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हम इसका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, ये बिल्कुल भी गलत है। आगे देखते हैं, we often use I think, I will, I don't think, I will। और देखिए कुछ फ्रेजेस आपको याद रखने हैं जहां पे जनरली आप I will का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि I think, I will, डॉट डॉट डॉट, आगे कुछ सेंटेंस है, I don't think, I will, मुझे लगता है कि मैं, मुझे नहीं लगता है कि मैं। जैसे I am a little thirsty, मुझे थोड़ी प्यास लगी है। I think I will have something to drink, मुझे लगता है कि मुझे पीने के लिए कुछ ले लेना चाहिए, है कि नहीं? तो जब आप इस तरह का फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं आई थिंक या आई डोंट थिंक, तो जनरली इनके साथ आपको आई विल यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है। ये स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश, ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई एम लिटिल थर्स्टी, आई थिंक आई विल हैव समथिंग टू ड्रिंक, आई डोंट थिंक आई विल गो आउट ईटिंग, मुझे नहीं लगता कि आज शाम को मैं बाहर जाऊंगा। आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत थक गया हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं शाम को कहीं बाहर जा सकूंगा, यानी कि आप फ्यूचर की बात बता रहे हैं, है कि नहीं? तो जब भी इस तरह का फ्रेज होगा आई थिंक और आई डोंट थिंक, तो आपको आई विल का या जो भी आई हो, यू हो, शी हो, जो भी आपको लगाना है यूज कर सकते हैं। इन स्पोकन इंग्लिश विल नॉट इज यूजुअली ऑन वॉन्ट, यानी स्पोकन जब आप बात करते हैं, ठीक है, तो आप विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं और उसे हम क्या कहते हैं? WON''T। जी हाँ, विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं? वॉन्ट कहते हैं। जैसे आई कैन सी यू आर बिजी, मैं देख सकता हूं कि तुम बिजी हो, सो आई वोंट स्टे लॉन्ग, इसलिए मैं
ज्यादा देर नहीं ठहरूंगा, है ना। यानी आई वॉन्ट स्टे लॉन्ग का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है आई विल नॉट स्टे लॉन्ग, यानी आई विल नॉट को आई वॉन्ट करके शॉर्ट फॉर्म कर दिया गया है। ये मैक्सिमम हम इन्हें स्पोकन इंग्लिश में हम यूज करते हैं। सो इट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीजों को जान के रखें, बहुत काम आने वाला है आपको। आगे देखिए, वी ऑफन यूज आई विल इन दिस सिचुएशन। हम कई सारे सिचुएशंस में आई विल, यानी कि आई विल हो, ही विल हो, या वी शैल हो, या कुछ भी हो, हम कहाँ कहाँ पे किन किन जगहों पे हम इनका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले ऑफरिंग टू डू समथिंग। जब आप कुछ करने की ऑफर देते हो कि ओके मैं इसे करता हूं, आप कुछ ऑफर देते हो, ऑफरिंग टू डू समथिंग। दैट ट्रॉली बैग लुक्स हैवी। वो ट्रॉली बैग बहुत ही भारी दिख रहा है। आई विल हेल्प यू विथ इट। मैं आपको इसे उठाने में मदद करूंगा। तो जब आप कोई चीज करने के आप ऑफर देते हो किसी को कि ओके आई विल डू इट, it seems to be very heavy, so okay don't worry, I will do it, I will carry the trolley bag, है ना। तो जब आप किसी को ऑफर करते हो कुछ करने के लिए कि मैं कर दूंगा, तो वहां पे आपको I will का इस्तेमाल करना है, या इसी तरह के I के साथ will या shall का इस्तेमाल करना है। इसके बाद agreeing to do something। जब आप कोई काम करने के लिए आप एग्री होते हो, सहमत होते हो कि ठीक है मैं राजी हूं, मैं ये काम करूंगा, है ना। जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ है आपको कन्वर्सेशन, ये कह रहा है कैन यू गिव सुमन दिस बुक। क्या तुम इस किताब को सुमन को दे दोगे, दे सकते हो। तो भी कहता है श्योर, आई विल गिव इट टू हर व्हेन आई सी हर दिस आफ्टरनून। इस दोपहर को जब मैं उसे मिलूंगा तो मैं उसे दे दूंगा। तो आपसे पहले पूछा गया था कि क्या आप ये किताब उसे दे सकते हो, आपने कहा श्योर, दैट मीन्स यू आर एग्री, यू एग्रीड, आपने मान लिया, आप सहमत हुए। तब आपने क्या बोला, आई विल गिव इट टू हर व्हेन आई सी हर दिस आफ्टरनून। तो मैं उसे दे दूंगा जब मैं इस आफ्टरनून में उसे मिलूंगा। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देन है प्रॉमिसिंग टू डू समथिंग। जब आप वादा करते हो, प्रॉमिस करते हो, प्लेज लेते हो कि हाँ मैं वादा करता हूँ कि मैं ये करूंगा। जैसे थैंक्स फॉर लेंडिंग मी द लोन। मुझे लोन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई विल पे यू बैक ऑन थर्सडे। मैं गुरुवार को, यानी मैं जो है गुरुवार को तुम्हारा पैसा जो है पेमेंट कर दूंगा। दैट इज आई विल पे, इट इज अ प्रॉमिस। तो जब आप किसी से कुछ करने का वादा करते हो, प्रॉमिस करते हो, तो हम वहां पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जिस तरह से आई विल या ही विल जो भी हो, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आई वॉन्ट टेल एनीवन व्हाट हैपेंड, आई प्रॉमिस। मैं वादा करता हूं क्या कि आई वॉन्ट यानी कि आई विल नॉट। आई विल नॉट माने आई वॉन्ट टेल एनीवन व्हाट, मैं किसी से नहीं कहूंगा क्या हुआ है, मैं वादा करता हूं। तो जब आप किसी से प्लेज करते हो, प्रॉमिस करते हो, तो हम यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। बताइए कितना इंपॉर्टेंट है इन चीजों को जानना। हिंदी को इंग्लिश करने से आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन सीखोगे, फॉर्मूला को यूज करना सीखोगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चंस कभी भी सॉल्व नहीं होते हैं उससे। वो जरूरी है, लेकिन ये सबसे एसेंशियल चीज है। अल्टीमेटली आपको यही करना है। We use won't, that is will not का short form won't, to say that somebody refuses to do something. हम won't का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? देखिए won't नेगेटिव वर्ड है। जब हम रिफ्यूज करते हैं, जब हम किसी को कुछ करने से मना कर देते हैं, किसी को कुछ करने से मना कर देते हैं, तब हम वहां पे won't का इस्तेमाल करते हैं, जो कि will not का शॉर्ट फॉर्म है। I have tried to give him advice, मैंने उसे सलाह देने की कोशिश की, but he won't listen, लेकिन वो सुनता ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यानी कि मैंने सलाह देने की कोशिश की, लेकिन उसने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि नहीं मुझे आपकी सलाह नहीं चाहिए। तो उसने क्या कहा कि वो मैंने उसको सलाह देने की कोशिश तो की, लेकिन वो मेरी बात सुनता ही तो नहीं है। तो हम यहाँ पे ही के साथ विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म यानी कि वॉन्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। तो ये क्या जानना जरूरी नहीं है कि हम कहाँ पे लगाते हैं वॉन्ट, कहाँ पे लगाते हैं आई विल, ही विल, है कि नहीं। द कार वॉन्ट स्टार्ट, कार शुरू नहीं हो रही, मतलब द कार रिफ्यूजेस टू स्टार्ट, यानी कार शुरू नहीं हो रही। आप कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कार रिफ्यूज कर दे रहा है, तो यहाँ पे हमको वॉन्ट लगाना, ये नहीं द कार कांट स्टार्ट। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो अलग बात है, लेकिन जब कार स्टार्ट ही नहीं हो रही है, दैट मींस द कार रिफ्यूजेस टू स्टार्ट। तो यहाँ पे कार के बाद हमें विल नॉट यानी कि वॉन्ट का इस्तेमाल करना है। यहाँ देखें जैसे विल यू डू समथिंग, प्लीज डू इट। विल यू प्लीज टर्न द वॉल्यूम डाउन, इट्स टू लाउड, यानी कि हम विल यू का इस्तेमाल करते हैं कोई काम करवाने के लिए।
किसी से जब हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज ये काम मेरे लिए कर दो, है ना, प्लीज डू इट, तो हम इसकी स्टार्टिंग विल से करते हैं, यानी एक तरह का ये क्वेश्चन मार्क होता है, पर इसमें पोलाइटनेस होता है, इसमें रिक्वेस्ट होता है सामने वाले के लिए कि क्या आप मेरे लिए कर सकते हैं। जैसे विल यू प्लीज टर्न द वॉल्यूम डाउन, क्या तुम वॉल्यूम थोड़ा कम कर दोगे, इट्स टू लाउड, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, बहुत ज्यादा आवाज है। तो इस तरह से हम सेंटेंस को यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो विल यू प्लीज टर्न द वॉल्यूम डाउन। आपको समझना है कि रियल लाइफ में स्पोकन इंग्लिश में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का क्या महत्व है, बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आगे देखते हैं। We do not use will to talk about what has been decided or arranged before. मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के क्लास में जो आप देखेंगे तो मैंने वह बताया था कि फ्यूचर में होने वाला ऐसा कोई भी काम जो आप पहले ही प्री प्लान कर चुके हैं और पहले से डिसाइड कर चुके हैं कि आप ये काम करने जाएंगे फ्यूचर में, ऐसा लगता है कि वी शुड राइट दो सेंटेंसेस इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। नो, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज प्री प्लान्ड है और नियर फ्यूचर में आप करने जा रहे हैं, पहले से अरेंज्ड है, तो या तो इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखिए या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। वहां फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि वो पहले से डिसाइडेड होता है, अरेंज्ड होता है, पहले से प्री प्लान्ड होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो आप अभी डिसाइड करते हैं और अनाउंस कर देते हैं वो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, पर यहाँ पे हम नहीं करेंगे, यहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। आई एम गोइंग ऑन अ वेकेशन नेक्स्ट संडे, यहाँ आई विल गो नहीं होगा। इट सीम्स दैट वी शुड राइट आई विल गो ऑन अ वेकेशन नेक्स्ट संडे, हम अगले संडे एक वेकेशन पे जाएंगे। ये आपका अगर प्री प्लान है कि अगले संडे हम वेकेशन छुट्टी पे जाने वाले हैं, तो प्री प्लान एक्टिविटी या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। तो नियरेस्ट फ्यूचर में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो आई एम गोइंग ऑन अ वेकेशन नेक्स्ट संडे, यहाँ पे आई विल गो का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि प्री प्लान है। ठीक है, अब यहाँ कुछ देखिए कंपैरिजन मैंने किया है, कंपेयर। आई एम मीटिंग केट टुमारो मॉर्निंग। अब देखिए कल सुबह आप केट से मिलने जा रहे हैं, तो पहले ही डिसाइड हो चुका है, पहले ही डिसाइड, ऑन द स्पॉट डिसाइड नहीं हुआ, अभी डिसाइड नहीं हुआ, ये आप पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि आप जो है टुमारो मॉर्निंग आप केट से मिलने जा रहे हैं। तो चूंकि ये प्री डिसाइडेड है, यहाँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होगा। दूसरा देखिए, आई विल मीट यू एट 10:30, ओके फाइन, सी यू देन। अभी आपने क्या डिसाइड किया कि मैं कल केट से मिलने जा रहा हूं, प्री डिसाइडेड, मैं तुमसे 10:30 बजे मिलूंगा, ये डिसीजन अभी लिया है क्योंकि उसको मिलना था केट से, ठीक है, और उससे मिलना था नहीं, लेकिन मैं ठीक है मैं तुमसे 10:30 यानी कि 10:30 बजे मैं तुमसे मिलूंगा, ये चूंकि अभी डिसाइड हुआ है, इसे हम आई विल मीट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे क्योंकि अभी आपने डिसाइड किया है कि कल जब आप मिलने जाओगे तो आप उससे भी मिल लोगे। तो ये चूंकि डिसीजन आपने अभी लिया है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये आपने पहले ही डिसाइड किया था, ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डिफरेंस को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसे नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, ये लास्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। वी यूज शैल मोस्टली इन द क्वेश्चंस शैल आई, शैल वी। ज्यादातर आई के साथ और वी के साथ हम शैल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये अप्रोप्रिएट माना जाता है। बाकी के साथ जो है यू हुआ, ही हुआ, दे हुआ, इनके साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं। और ज्यादातर क्वेश्चंस पूछने के लिए, है ना, या एडवाइस देने के लिए वगैरह के लिए हम लोग शैल आई या शैल वी का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज शैल आई और शैल वी, क्यों? टू आस्क इफ इट्स ओके टू डू समथिंग और टू आस्क फॉर अ सजेशन। यानी आप जब शैल आई और शैल वी का इस्तेमाल करते हैं स्पोकन इंग्लिश में, टेंस में, तब आप ये कहना चाहते हैं कि क्या ये सही रहेगा, कि आप ये करेंगे, आप पूछते हैं कि क्या ये सही होगा, आप कर देंगे, है ना, या आप सजेशन मांगते हैं। जब आपको किसी सजेशन, सुझाव मांगना होता है, एडवाइस मांगना होता है, तब आप इस तरह के कंस्ट्रक्शन फ्रेम का आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे शैल आई ओपन द विंडो, आप यहाँ विल आई ओपन द विंडो नहीं लिख सकते हैं। शैल आई ओपन द विंडो मतलब यह है कि डू यू वांट मी टू ओपन इट, क्या तुम चाहते हो कि मैं खिड़की खोल दूं। इसे ही क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे? शैल आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल दूं। That means indirectly what I am asking for a permission
from the person in front of me like do you want me to open it, shall I open the window, do you want me to open it. इस तरह से हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं. I have got no money, मेरे पास पैसे है नहीं. What shall I do, मैं क्या करूं. You are asking for suggestion. जब आप कहते हैं ना what मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पैसे नहीं है, मैं क्या करूं, इसका मतलब क्या कहना चाहते हो. What do you suggest, since you know I have got no money, so what shall I do, मैं क्या, what will I do यहाँ नहीं लिख सकते. स्पोकन इंग्लिश में टेंस में ये बिल्कुल भी गलत माना जाता है. स्पोकन इंग्लिश अगर सीख रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान से समझें. ठीक है. Shall we go? Just a minute, I am not ready yet. क्या हम चले? एक मिनट रुको, मैं अभी तैयार नहीं हूं. Shall we go यानी कि आप सजेशन मांग रहे हैं. क्या हम चले, रवाना हो, तो कह रहे हैं कुछ रुको कुछ मिनट, मैं अभी तैयार नहीं हूं, यानी कि आप यहाँ पे सजेशन मांग रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं. Where shall we have lunch, हम लंच कहाँ करेंगे. Let's go to Merino's, यानी कि आपने सजेशन मांगा, ask for a suggestion. अब वो क्या कह रहा है, लेट्स गो टू मैरिनो, चलो मैरिनोस में जाके लंच करते हैं. तो जब आप इस तरह से किसी से सजेशन मांगते हैं तो आप यहाँ पे शेल से इन चीज़ों को शुरू करते हैं, तो ये पोलाइट भी माना जाता है और स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही अप्रोप्रिएट माना जाता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. इफ यू आर लर्निंग फॉर एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक ECGC, SBI, PO, RBI, Grade B, like high level examination, WBCS, UPSC, that it is very important to understand each and every tense properly and in detail with proper examples that best suited to the competitive examination. यानी कि कोई भी आपने सेंटेंस उठा लिया और अपने एग्जांपल दे दिया, हिंदी का इंग्लिश कर दिया, that is not actual the tense. The actual thing is this one. इसे सीखने के बाद जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो मैं कराऊंगा, तो आपको देखिएगा बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही आप इंजॉय करेंगे इन चीज़ों को. इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरे समझ में आए. कमेंट करके आप मुझे बताएं कि अगर आपके पास कोई सजेशन हो कि मैं वीडियो में और किस टॉपिक में वीडियो बनाऊं, मुझे आप सजेशन दें, मैं आपके लिए उन पर जरूर वीडियो बनाऊंगा. और इसके बाद की जो वीडियो आने वाली है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को, वो आप जरूर देखें. इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी नई वीडियो मेरी बन रही है उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पे आपको मिलती रहे. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. थैंक यू.